Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Mariam from बड़ा चौराहा फतेहगढ़ यूपी, ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की है ड्यूअलिटी से। प्रॉब्लम है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 सब्जेक्ट टू माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड इनइक्वालिटी है 3x1 प्लस x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एंड ये नॉन नेगेटिव कंडीशन है x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हमें ड्यूअलिटी का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यानी इसमें लिखा हुआ था ऊपर कि यूज़ ड्यूअलिटी टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, ये ऊपर लिखा था यूज़ ड्यूअलिटी टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो ये हमारी प्रॉब्लम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और ये प्राइमल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्योंकि प्राइमल अगर दे रखा है मिनिमम z में दे रखा है, तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो ग्रेटर देन में होने चाहिए। तो यहाँ पर ये प्राइमल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें इसको देख के अगर ड्यूअलिटी का यूज़ करना है तो इसके ड्यूअल फॉर्म हमको पहले लिखनी पड़ेगी, तब हम इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बात को हम लिख देते हैं जो भी बोला। द गिवन प्रॉब्लम इज written in the प्राइमल फार्म में ये लिखी हुई है। प्राइमल फार्म जो है वो स्टैंडर्ड फार्म है। प्राइमल की स्टैंडर्ड रिटन इन दी, यानी ये रिटन इन दी स्टैंडर्ड यानी प्राइमल फार्म जो दे रखी है वो स्टैंडर्ड फार्म है। स्टैंडर्ड प्राइमल फार्म, क्योंकि प्राइमल फार्म जब स्टैंडर्ड फार्म में होगी तभी हम इसकी ड्यूअलिटी को लिख सकते हैं। अगर नहीं है ये प्राइमल स्टैंडर्ड में तो इसको कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फार्म में, तब हम इसकी ड्यूअलिटी को लिख सकते हैं। तो सो इट्स ड्यूअल इज़, तो इसका ड्यूअल हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आपको मालूम है अगर ये मिनिमम होता है तो ड्यूअलिटी में मैक्सिमम हो जाता है, ड्यूअल में मैक्सिमम हो जाता है, और ZD का यूज़ करेंगे। D मीन्स डिफ़ॉल्ट ड्यूअल। अब ये भी पता है कि जो राइट हैंड साइड में दे रखे हैं ये नंबर, ये आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो यहाँ 1 लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल नए आ जाएंगे। डिसीजन वेरिएबल पहले x1 x2 x3 थे, अब आ जाएंगे W1 प्लस W2। इस तरीके से ये 1 2 यहाँ पर आ गए, और ये वाले जो होंगे वो इक्वेशन में पहुँच जाएंगे, उल्टा हो जाएगा इसका। तो इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड, जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड है ऐसे ही आ जाएगा, और जो ग्रेटर देन साइन होता है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम प्राइमल से ड्यूअल लिख रहे हैं। तो प्राइमल से ड्यूअल हम लिख रहे हैं। जितने यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ हैं, नंबर ऑफ़ इक्वलिटी 2 हैं, तो 2 यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल आ जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिसीजन वेरिएबल 3 हैं, तो इसमें इक्वेशन 3 आ जाएंगे। तो यही हमें बदल के लिखना होगा। तो सबसे पहले तो देखें फर्स्ट वाले में, फर्स्ट इनइक्वालिटी में जो x1 x2 x3 के कोफिशिएंट है -1 1 और 1, इनको हम ये रो में है तो कॉलम में लिख देंगे, यानी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पर हमें इनइक्वालिटीज़ बनानी है। तो ये थे -1 +1, इसे आपको रो में थे तो कॉलम में लिखना है, और इस वाले में मल्टीप्लाई कर देना है W1 से, जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है, W1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इस वाले इक्वेशन को देखें, इसमें कोफिशिएंट हैं 3 1 और -1, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी प्लस का 3 प्लस का 1 और माइनस का 1। और यहाँ पर दूसरा हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है W2,
उसका हर एक में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे ये दोनों डिसीजन वेरिएबल थे वो तो हो गए। अब जो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन में थी उसको लेस देन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा प्राइमल का, उसमें जो कोफिशिएंट हैं 10, 6, 2, उसको जो रो में लिखे हैं 10, 6, 2 इसको कॉलम में लिख देंगे। यानी यहाँ पर इनइक्वालिटी में 10, 6 और 2, और इसमें भी डिसीजन वेरिएबल नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी W1, W2, W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम जो इसका डुअल है, डुअल में कन्वर्ट कर लिया, और डुअल में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम सिम्प्लेक्स मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमने डुअलिटी का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसको सिम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको इसके सिम्प्लेक्स मेथड की जो स्टैंडर्ड फार्म हो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये प्राइमल और डुअल के जो स्टैंडर्ड फार्म है, लेकिन हमें जो दूसरा मेथड हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, यानी अभी बोला था हमने सिम्प्लेक्स मेथड, तो सिम्प्लेक्स मेथड की स्टैंडर्ड फार्म ये होती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए, वो है यहाँ पर, और इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए। तो इक्वेशन में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वेशन में होना चाहिए। और भी होती हैं चीज़ें जो यहाँ पर हमारे अप्लीकेबल नहीं है, पॉजिटिव होने चाहिए, सो पहले से हैं, हमें कुछ नहीं देखना। और यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो पहले से है, तो उसको हमें नीचे नहीं करना, हमें सिर्फ जो इनइक्वालिटीज़ दे रखी है उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और इनइक्वालिटी क्योंकि सभी में लेस देन इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पर जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वो ओनली सिलेक्ट वेरिएबल्स होंगे, ताकि ऐड करने पर लेफ़्ट हैंड साइड में ये इक्वल में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 तक आ गया, 3, 4 और 5 3 और आएंगे, हर एक के लिए एक एक इसमें ऐड किया जाएगा, तो हमारी ये स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग द स्लैक वेरिएबल्स W3, W4, W5। तो ये जो डुअल है वो हो जाएगा इस तरीके से, मैक्सिमम ZT इज इक्वल टू, बाकी के ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये लिख लीजिए, और जो नए आ गए उनकी कॉस्ट, क्योंकि सिलेक्ट है तो सिलेक्ट की कॉस्ट 0 लेके हम लोग इनको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। और सब्जेक्ट टू कंडीशन ये वाले हमें तो लिखने होंगे, साथ साथ अभी बताया था पहले वाले में जोड़ना है, पहले वाले में ऐड करना है पहले वाले में ऐड करना है W3, और W4 और W5 के लिए यहाँ जगह छोड़ देंगे, और राइट हैंड साइड में जो लिखा था आपका 10 वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इस वाले इक्वेशन को भी, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2, और फिर यहाँ पर आप W3 की जगह छोड़ दीजिए, इसके बाद W4 यहाँ पर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 6 था वो लिख देंगे, इनइक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। थर्ड वाला देखें, इनइक्वालिटी को इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो 1 इंटू W1 माइनस 1 इंटू W2, ये W3 W4 की जगह छोड़ दीजिए, और यहाँ पे लिख दिए W5, और राइट हैंड साइड में 2 इक्वल में लिख दें। तो इस जो इक्वेशन आ गया इसे कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ से हमें निकालना होगा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हमारा जो भी सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं के अलावा बाकी के जो वेरिएबल्स हैं W1 W2 जो यूनिट वेक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहे उनको 0 के बराबर पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, फुटिंग W1 की वैल्यू 0 और W2 की वैल्यू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से ये दोनों 0 हो गए, W3 की वैल्यू हमें 10 मिल गई, और ये 0 रखने पर W4 की वैल्यू यहाँ से मिल गई 6, और W5 की वैल्यू 2 मिल गई। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमें
इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिला जिसको हम लोग WB से डिनोट करेंगे, यानी W3, W4 और W5 के लिए वो ये है 1062 आ गया। अब इससे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो हमारी सिंप्लेक्स टेबल होगी वो। तो सिंप्लेक्स टेबल को अब यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हमारी पहली सिंप्लेक्स टेबल है, यानी फर्स्ट या स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। तो स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल में सबसे पहला रो में यहाँ पर ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दें, यहाँ से शुरुआत करेंगे, लिखेंगे BCB और यहाँ पर WB होगा। फिर जो भी है हमारे वेरिएबल W1, W2, W3, W4, W5 तक। और इसके बाद यहाँ पर निकालते हैं हम लोग मिनिमम रेशियो निकालते हैं। किसका रेशियो होता है? वो WB अपान किसका होगा इन W1, W3, W4 या W5 में, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो फ़िलहाल तो आप यहाँ पर कुछ कॉलम बना लेंगे और इसमें जो WB है उसके ऊपर CJ लिख दें, यानी कॉस्ट का एक मैट्रिक्स का एक कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। ये लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से इसकी वैल्यू को उठाते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जो z की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम z 1 2 0 0 0 ऐसे लिखेंगे। तो 1 2 0 0 0 क्योंकि इनकी सबकी कॉस्ट 0 थी। उसके बाद यहाँ पर आप जो बेसिस में आए हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के जो ये आए हैं बेसिस में WB में, वो लिखेंगे आप उन वेरिएबल को यहाँ लिखेंगे, यानी W3, W4 और W5 और उनकी कॉस्ट ऊपर से देख लीजिए 0 0 0 है। और फिर इसके बाद यहाँ से XB लिखना है, जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया था इसको कॉलम में लिखना होगा 1062 को। और बाकी ये वाली चीज़ जो है वो आप इस इक्वेशन नंबर 1 में जो कोफिशिएंट हैं W1, W2, W3, यहाँ पर W4 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 होगा, W5 का नहीं तो 0 होगा। तो इन्हीं कोफिशिएंट को लिखना है। तो फर्स्ट वाले कॉलम वाइज अगर लिखें तो उसमें है -1, 1 और 1, उसको हम यहाँ W1 वाले कॉलम में लिख देंगे -1, 1 और 1। फिर सेकंड वाला कॉलम यहाँ पर W2 का है 3, 1 और -1, तो इसको लिख रहे हैं हम 3, 1 और -1। इसी तरीके से वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में देख के इस कॉलम को आप फिल कर लेंगे, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जहाँ पर W3 प्रेजेंट था पहले वाले में, दूसरे थीटा नहीं है तो 0 कर दिया। W4 सेकंड वाले इक्वेशन में है तो बाकी में 0 कर दिया। ऐसे W5 लास्ट वाले में नहीं, थर्ड वाले में, तो शुरू वाले में 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग डेल्टा यानी नेट एवैल्यूएशन निकालते हैं, यानी WV के नीचे डेल्टा J की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट टेबल में हमें ज़्यादा फाइंड करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी, इसे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। आगे हम लोग इसको फाइंड भी करेंगे। जो देखिए यहाँ पर हैं मौजूद बेसिस में, उनका तो नेट एवैल्यूएशन W यानी डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 3 है, ये डेल्टा 4 होगा और ये डेल्टा 5 होगा। तो जो यहाँ बेसिस में है उनके करस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू तो 0 होगी, यानी इनको हमें देखना नहीं, इन्हें क्रॉस कर दीजिए बिल्कुल ना, बिना लिखे हुए। अब इनका हमें देखना होगा। अगर यहाँ पर CB की वैल्यू 0 लिखी है तो आप ऊपर चली जाइए कॉस्ट में, उस ऊपर को देख के जैसे यहाँ पर लिख दो 1 आ रहा, ये 2 आ रहा। अब इनमें जो मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम 1 2 में
इनको तो ज़ीरो है, छोड़ दिए, इनको क्रॉस कर दिया, इनको देखना नहीं है, आपको इन दोनों को देखना है, बाकी बचे हुए को। तो जो मैक्सिमम है इन दोनों में, ये 2 ज़्यादा है 1 से, तो ये मैक्सिमम हो गया, तो ये इनकमिंग वेक्टर हो गया। अब इनकमिंग वेक्टर का हम क्या करते हैं, इनकमिंग वेक्टर को हम इधर मिनिमम रेशियो वाले में WB से डिवाइड करते हैं यानी बेसिस में। तो ये वैल्यू जो आई थी 10, यानी WB ऊपर है और W2 नीचे है, यानी यहाँ पर हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 10 को डिवाइड करेंगे 3, WB है, W2 है, तो ये वैल्यू डिवाइड की। उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 को माइनस। अगर ये माइनस में आ जाए या ज़ीरो आ जाए तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहे बस निगेटिव करके लिख सकते हैं या अनडिफाइन करके लिख सकते हैं अगर ज़ीरो है तो, ये तो छोड़ दीजिए ऐसे ब्लैंक। अब हमें जो यहाँ कॉलम बना हुआ लास्ट का, उसमें चेक करना है कि अगली जो टेबल बनेगी उसमें कौन इनकमिंग वेक्टर होगा। और इनकमिंग तो ये से पता कर लिया, सॉरी, और लेकिन यहाँ पर जगह 3 की ही है, तो कौन सा इसमें हटाना है, भगाना है, तो इससे आउटगोइंग कौन सा होगा। तो आउटगोइंग पता लगाने के लिए ही ये लास्ट वाला कॉलम जोड़ा होता है जो मिनिमम रेशियो कहता है। और इसमें इन दोनों में मिनिमम जो हो, ये तो वैल्यू 6 होगी, ये 3 से कुछ ज़्यादा होगी, तो ये कम है, मिनिमम है, तो इससे पता चल गया ये मिनिमम है। ये जब मिनिमम है तो ये आउटगोइंग वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा W इसी के सामने, यानी ये आउटगोइंग हो जाएगा। W3 यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से W2 इसकी जगह ले लेगा, इसकी जगह पर W2 आ जाएगा। अब हमें अगली टेबल को बनाना है, यानी सेकंड सिम्प्लेक्स टेबल। तो सेकंड सिम्प्लेक्स टेबल जब बनाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, यानी जो लिखना है हमारा BCB WV W1, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमने कॉलम की वैल्यूज़ में चेंज आएगा, लेकिन इनको ये सारे कॉलम एक जैसे रहेंगे। और यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम रेशियो भी निकालना होगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। WB तो होगा ही, और यहाँ पर क्या आएगा वो आगे चल के पता लगेगा, W1 W2 W क्या आएगा। उसके ऊपर आपको मालूम है एक रो और बनाना होती है, जो WB के ऊपर CJ लिखते हैं इसको, और इसको हम कॉलम यहाँ पर बना देते हैं। और उस टेबल को पीछे जो कर चुके हैं उसको देख के इस टेबल को भरा जाएगा। किस तरीके से भरा जाएगा, तो अभी उस टेबल में हमें दोबारा से जाना पड़ेगा। देखिए एक एरो तो ये ऊपर की तरफ जा रहा और एक एरो ऐसे जा रहा है, ये बाहर की तरफ, ये या इस तरफ कह सकते हैं, दोनों एरो टकरा रहे हैं इस जगह पर। तो ये एलिमेंट कहलाता है की एलिमेंट, ये हमारा हो गया की एलिमेंट। तो की एलिमेंट का यूज़ करते हुए, यानी यहाँ पर 1 बनाना होता है, अगली टेबल जो बनेगी 1। तो आप ये WB से यहाँ से 3 से जो उतना यहाँ पर हो उतने से, यानी 3 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए पूरे रो में, और उसके बाद यहाँ अगली टेबल में लिखना होता है, क्योंकि W3 चला गया, उसकी जगह ले ली कितनी W2 में, तो W3 हटा के यहाँ पर तो W2 लिख दो, लेकिन ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। पहले तो हम बाकी बचे हुए इनको लिख देते हैं, W4 को और W5 को। अब यहाँ पर CB के लिए पहले इनको नोट कर लें, 1 2 और 0 0, इसमें चेंज नहीं आएगा कभी भी, ये ऐसे लिख दिया। अब इससे भरना है CB को, तो CB के लिए आप ये ऊपर जो लिखा हुआ है इससे यूज़ करें। W2 के ऊपर देख लो 2 है तो 2 लिख दो, W4 के लिए 0 है और W5 के लिए 0 है, तो इससे हमने इस टेबल को भरा है। अब यहाँ से इसके बाद जो है वो बिना हम पिछली टेबल का यूज़ करते हुए इसको नहीं भर सकते, उसका यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी बताया कि हमने की एलिमेंट पता कर लिया, उसके बाद यहाँ से हम जितना की एलिमेंट हो उतने से पूरे रो में डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें। तो हमारा ये 10 में जब 3 से डिवाइड होगा तो ये मिलेगा 10/3 मिलेगा, यहाँ पर -1/3 मिलेगा, फिर ये 3 को 3 से डिवाइड कर 1, जो की एलिमेंट है उसकी जगह पर देख रहे हैं 1 आ जाना चाहिए, वो आ चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर 1/3 है, हो गया जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 में तो 0 ही रहेगा। अगला जो टेबल बनेगा उसमें थोड़ा सा हमें
ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ही आता है। और ये अच्छी बात है कि पहली टेबल जो हम पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 1 है, तो हमारे लिए आसानी है कि ये 1 है और हमें यूज़ करना इसका यूज़ करते हुए, यानी इसको हमें लेके, इस रो को लेके इस वाले रो में से जोड़ना घटाना जो भी कुछ हो उसे की एलिमेंट के नीचे ज़ीरो बनाना होता है। यानी यहाँ पर हमें W2 के नीचे, W2 वाले कॉलम में की एलिमेंट के नीचे ज़ीरो बनाना होगा। तो यहाँ ये ज़ीरो कब बनेगा, जबकि हम इसका यूज़ करेंगे WV से लेके, WV के नीचे से लेके यहाँ तक का यूज़ करना है। और इस वाले पहले इन एलिमेंट्स को लिख लिया रफ पे अलग से, जो कि हैं 6 1 1 0 1 और 0। अब हम इसका यूज़ करना है, क्योंकि हमारे जहाँ पर की एलिमेंट था वहाँ पर तो देख रहे हैं कि ये 1 है और इसको 0 बनाना। तो 0 बनाने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे WB से लेकिन यहाँ तक। तो देखें इसकी जगह पर ये 1 आ रहा, तो डायरेक्ट अगर इसको इस वाले रो को माइनस कर देंगे तो 0 इसके नीचे हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। तो इस वाले रो को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे 10/3 और 1/3 1। और ये अच्छी सी बात है, इसमें हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ना घटाना नहीं रहा, कैलकुलेशन कम रहा, पहली बार था तो इसलिए आसानी से हो जाएगा। अब इस में से यानी 6 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये 18 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 8/3 मिलेगा। और जब इसको माइनस करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ऐड करने पर 1 और 1/3 को ऐड करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। ऐसे ही ये तो 1 ही आ जाएगा 0 माइनस करने पर, और इसमें से माइनस करेंगे 0। तो इस कॉलम जो नया मिला है इसको हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, यानी वैल्यू हो जाएगी ये 8/3, फिर यहाँ पर 4/3, ये तो 0 लाना ही था मेन, -1/3 और फिर ये 1 है और 0 है। अब इसी तरीके से हमें नेक्स्ट में यहाँ पर जो W2 वाले में यहाँ पर 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बने, मीन्स जो की एलिमेंट है यहाँ पर, तो की एलिमेंट के नीचे यहाँ पर 0 कैसे बने, जबकि हमें यूज़ करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का इस पहले वाला जो जिस की एलिमेंट्स हमको मिला था इसका यूज़ करना है। और उसमें भी देख रहे हैं कि वहाँ पर -1 है और हमारे यहाँ पर 1 है। अगर इसको जाके उधर ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो बस सिंपली इन दोनों को ऐड करके लिखना है यहाँ पर। जब इसमें इस 2 में हमारा ये 10/3 ऐड होगा, तो चाहे तो आप उस रो को लिख लो पहले, तो 2 1 -1 और 0 0 1 है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 10/3 और -1/3 1 1/3 0 0, इसको ऐड कर रहे हैं। ऐड करके हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको उसकी अपनी जो मेन जगह है वहीं लिखेंगे। जब एलसीएम लेके इन दोनों को, चूँकि ऐड करने पे ये मेन चीज़ जो है 0 लाना थी वो तो आ गई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 10 16/3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो चूँकि ये माइनस का साइन है तो 3 में से बन जाएगा तो 2/3 आ जाएगी। तो 0 आ चुका है, और ये दोनों चूँकि जोड़ना था तो 1/3 आएगा प्लस का 1/3, और ये 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं, 0 रहेगा। और ये 1 में 0 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस टेबल को जो मेन थी वो कंप्लीट किया। अब हमारे लिए लास्ट में WB के जो नीचे होता है डेल्टा J यानी नेट एवैल्यूएशन, उनकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, यानी Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 की। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि Δ2 की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी। Δ4 की वैल्यू भी 0 होगी और Δ5 की वैल्यू भी 0 होगी। हमें सिर्फ Δ1 की वैल्यू फाइंड करना है कितनी होगी, और Δ3 की वैल्यू फाइंड करना है कितनी होगी। तो इसको पहली बार हम लोग इसको निकालना है, तो इस फार्मूले का यूज़ करके निकालेंगे। रफ पे कर सकते हैं आप इसको। Δ1 = C1 - CB × Y1।
फार्मूला बस याद रखें। तो C1 आपको बाद में है कि ये CJ लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू होती है C1 की होती है, ये दूसरी C2 की, C3, C4, C5। तो C1 की वैल्यू 1 है, 1 में से माइनस करें CB क्या होता है, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ CB, ये कॉलम में लिखा है लेकिन यहाँ पर लिखेंगे तो रो में लिखेंगे 2 0 0। और बाई 1 का मतलब चूँकि यहाँ पर बाई नहीं हो कि W है, तो आप यहाँ पर W1 कर लीजिए। तो W1 का जो कॉलम है वो, ये W1 का कॉलम, ये इसको कॉलम वाले एलिमेंट को इन कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे, यानी -1/3, 4/3 और 2/3, और इसका रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो चूँकि लास्ट वाले 0 हैं तो इनका तो इंटू 0 हो जाएगा, इसका इंटू ही आ जाएगा -2/3, बाकी तो 0 0 आ जाएंगे। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 1 में 2/3 ऐड होके ये ऐड होके 5/3 आ जाएगा। तो पहले ही जो डेल्टा की वैल्यू हमको मिली है डेल्टा 1 की, वो 5/3 है। इसी तरीके से हम जब डेल्टा 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये माइनस सॉल्व करने के बाद देख लीजिएगा, या हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि एक ही बताइए। डेल्टा 3 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, डेल्टा 3 की वैल्यू फाइंड करना, तो C3 माइनस CV इंटू वाई, यानी वाई नहीं W3 का यूज़ करेंगे। और C3 की जो वैल्यू है, C3 की जो वैल्यू है वो हम वहाँ से देख के लिख देंगे, ठीक है। C3 की वैल्यू यहाँ से यानी टेबल में यहाँ पर ये है C1, C2, C3 की वैल्यू 0 है, तो C3 की वैल्यू तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, C3 की वैल्यू 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर CV की वैल्यू वही रहेगी जो अभी हम लोगों ने नोट की थी, CV की वैल्यू यानी 2 0 0, जो कि हमें रो में लिखना होता है 2 0 0। और W3 की वैल्यू, यानी W3 का मतलब W3 वाला जो हमारा लास्ट टेबल का जो कॉलम है वो, यानी 1/3 माइनस 1/3 1/3, 1/3 माइनस 1/3 और 1/3। अब इनका आपस में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू ही पहला वाला ही रहेगा, बाकी 2/3, बाकी तो ये सब 0 हो जाएंगे इन 0 की वजह से, तो -2/3 वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हमने ये -2/3 यहाँ पर लिख दिया, डेल्टा 3 की वैल्यू 2/3 लिख दी। ये दोनों हमें निकालना था, बाकी तो 0 थी। अब इनमें देखना होगा कि मैक्सिमम कौन है। 5/3 क्लियरली ये तो निगेटिव है, यही बड़ा है, मैक्सिमम है, तो इसमें इनकमिंग वेक्टर पता हो गया कि W1 इनकमिंग है अगली टेबल में, यानी W1 हमारा बेसिस में आ जाएगा। और फिर आउटगोइंग कौन होगा, तो उसके लिए आपका ये पहले से टेबल बना हुआ मिनिमम रेशियो, और जैसे W1 पता चल गया इनकमिंग है तो यहाँ पर W1 लिख दीजिए। और फिर WV ये वाला कॉलम है, W1 ये है। निगेटिव वाले जो होंगे तो उनके लिए आप निगेटिव चाहे लिख दो या ब्लैंक छोड़ दो। अब इसको इससे डिवाइड करना है तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी हम लिख दे रहे हैं 8/3 को डिवाइड करना है 4/3 से, 3 से अपान मतलब कैंसिल जाएगा, 8/4 यानी 2 आ जाएगा ये। और इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 16/3 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो अपान वाला 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 16/2 यानी 8 आ जाएगा। और चूँकि इसमें मिनिमम देखना, और मिनिमम हमारा 2 है 8 और 2 में, तो ये आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पता चला कि W4 जो होगा आउटगोइंग, W4 यहाँ से अब चला जाएगा। तो अगला हमारा जो टेबल आएगा, यानी थर्ड टेबल आएगा, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, इसमें बिल्कुल ऐसे ही बनाना होगा। और थर्ड सिंप्लेक्स टेबल हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, तो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा BCB WB W1 X1 W2 सॉरी W3 W4 W5। और इसके बाद हमारा होता है मिनिमम रेशियो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सर थर्ड सिंप्लेक्स टेबल चल रही है, थर्ड के बाद से चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा कि हमारा सॉल्यूशन मिल जाए। पता कैसे चलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा वो पता चलता है नेट एवल्यूशन डेल्टा की वैल्यू से पता चलता है। सारी वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है या 0 और निगेटिव
तो वहाँ से पता जाता है। सी जे की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं भाई, 1 2 0 0 0 ही रहेगी। अब हमारा जो बेसिस है उसमें देखें पहले से W2 तो पहले से है, और W1 W4 की जगह पर लेते हुआ W1 को लिख देंगे, और यहाँ पर W5 पहले से मौजूद है। ये यहाँ पर इस टेबल को हमें भरना है। इस पहले तो सी भी तो यहीं से भरा जा सकता है। W2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, W1 की वैल्यू 1 है, W5 की वैल्यू 0 है, और W के नीचे डेल्टा जे लिख देंगे। डेल्टा जे यानी यहाँ से डेल्टा 1 होगा, ये डेल्टा 2 होगा, डेल्टा 1 होगा, डेल्टा 2 होगा, ऐसे ही डेल्टा 5 तक। लेकिन हमें डेल्टा 5 की वैल्यू नहीं निकालना है, क्यों बेसिस में है ये, इसलिए W2 है तो इसकी निकालना, और W1 भी है तो डेल्टा 1 भी निकालना। हमें डेल्टा 3 और डेल्टा 4 की वैल्यू, इन दो वैल्यूज़ को फाइंड करना है, कितनी वैल्यू होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम अब टेबल, चूँकि पीछे वाले टेबल का यूज़ करते ही इसको लिख सकते हैं, और अभी हम लोगों ने की एलिमेंट को ढूंढना है। तो एक एरो ये जा रहा है और दूसरा एरो ये जा रहा है, दोनों जहाँ पर क्रॉस करते हैं जिस एलिमेंट पर, वो हमारा हो जाता है की एलिमेंट। और की एलिमेंट की जगह पर हमें 1 बनाना होता है। तो यहाँ 1 तभी बनेगा जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 4 से 4 कैंसिल हो गए, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें 3/4 से पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/4 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 से कैंसिल होके यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 मिलेगा तो 2 लिख देंगे। तो हम जो सेकंड वाले रो है उसमें यहाँ पर लिखना शुरू कर रहे हैं, 2 आ गया, और यहाँ पर बनाना था 1 बनाना था तो हमने वहाँ पर लिख दिया 1। उसके बाद वाला 0 है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा डिवाइड मल्टीप्लाई करने से, 3/4 से मल्टीप्लाई करने से डिवाइड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/4 बचा। ऐसे ही आगे हम लोग जब इसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में इंटू करेंगे तो वही 3/4 आ जाएगा, और 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमें ऊपर वाले कॉलम वही माइनस करके, इसका यूज़ करते हुए माइनस करके ही मिलेंगे। यानी हम पहले वाले टेबल को देखें और वहाँ से कॉलम को नोट करें, यानी इस वाले कॉलम को यहाँ से लेके WB से लेके लास्ट तक के जो एलिमेंट है रफ पे नोट कर लें। तो यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं पिछले वाले टेबल के जो कॉलम हैं वो है यहाँ से शुरुआत करेंगे 10/3 -1/3 1 1/3 0 0। अब चूँकि जहाँ पर की एलिमेंट है वहाँ पर हमें 0 बनाना है, यानी इस जगह पर 0 बनाना है। तो इसमें हमें 1/3 हो यहाँ पर प्लस का और जुड़े तब कट जाएगा। तो इसका मतलब हम इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2/3, यहाँ पर मिलेगा 1/3, यहाँ 0 ही मिलेगा। यहाँ 3 से डिवाइड किया तो -1/12 आ जाएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 1/4 बचेगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यस। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसको जब ऐड करने हैं तो देखेंगे इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 12 मिलेगा। और 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें 3 अपान में होगा एलसीएम, तो 12 में से 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो लिख दीजिए ये 0 आएगा। ये डायरेक्ट हम ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा, कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब 1/3 में से ये चूँकि ऐड कर रहे हैं लेकिन ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, 1/3 में से 1/12 तो 1/4 बचेगा, और ये भी प्लस होकर 1/4 है 0। इस कॉलम को उठा के आप लिख दीजिए यहाँ पर 4, ये तो रफ पे था, यहाँ मेनली लिखना था आपको 0 1 1/4 और 0। अब हमें इस कॉलम को या तीसरे वाले को भरना है और इस वाले का यूज़ करना है जो पिछली वाले में की एलिमेंट था यहाँ पर, और चूँकि यहाँ पर हमें 0 बनाना है। तो आप पहले क्या करो कि उस टेबल का इसमें यहाँ तक के एलिमेंट पूरे रफ पे लिख लो, यानी हम लिख लेते हैं पिछली टेबल के, यानी पिछली टेबल के ये जो एलिमेंट हैं यहाँ पर ये सारे हम यहाँ से लेके B वाले कॉलम से यहाँ तक लिख देंगे, W1 से लेके लास्ट तक।
तो पिछली टेबल के सारे एलिमेंट आप रख के यहाँ पर एक कॉलम में लिख दो। 16/3, 2/3, 0, 1/3, 1/3, 0 और 1। अब चूँकि इसके नीचे आपको यहाँ पर 0 बनाना है और यूज़ करना है जो हमारा ये वाला रो है और जिसमें की एलिमेंट पहले था वो वहाँ पर 1 आ गया। तो इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 0 हो जाए? तो क्लियर सी बात 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसमें 2/3 से पूरे रो में मल्टीप्लाई कर दें, यानी WB वाले में से यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक हर एक में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा और यहाँ पर 2/3 आ गया। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2/3 से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें 2/3 से करेंगे -1/12 आ जाएगा। इसमें 2/3 से करें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, 0 ही है तो 0 रहेगा। अब इसको हमें दोनों को इस तरीके से करना है कि ये 0 आ जाए, यानी हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इनका साइन प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब इसमें चूँकि एलसीएम 3 सेम है और 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा। 12 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 आ जाएगी। ये 0 आ चुका है, ये 0 आ चुका है, आ गया है। और अब ये दोनों प्लस करना है, 1/3 और 1/12 को प्लस करना है। तो 1/3 प्लस 1/12 यानी एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 प्लस का 1 यानी सॉल्व होके हमारा कुछ गलत आ रहा है। तो इसको हमें चेक करना होगा। पहले तो पीछे चेक कर लें क्योंकि इतना नहीं आता है, तो इस एलिमेंट को हमें दोबारा से चेक कर लेना है। तो पहले ऊपर ही यहाँ चेक कर लें इसको भी। तो ये तो हमने पिछला वाला कॉलम था उसको देख के लिखा है मैंने 16/3 और 2/3, 0, हाँ देखिए, और 1/3 सही है, और 0 और 1 ये सारे एलिमेंट लिख डालें यहाँ तक। और इसको माइनस करना था जो हमारा की एलिमेंट ये आया था 2 इतना। अब इसमें मल्टीप्लाई भी करना था कितने से, चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये आ गया सही, ये आ गया 0। 2/3 से मल्टीप्लाई करना था, हाँ देखिए 2/3 से करना था, यानी 1/4 में 1/4 यहाँ पर मौजूद है माइनस का, और हमें इसमें मल्टीप्लाई करना था 2/3 से। तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 1/6 आ रहा है ये, तो यहाँ पर 1/6 माइनस का आ रहा है, उसे करेक्ट करेंगे। तो ये प्लस का 1/6 यहाँ पर यानी ऐड कर लेंगे। एलसीएम इनका हो जाएगा अब 6 हो जाएगा, तो 2 पहुँचेगा यहाँ पर और 1 जाएगा इधर, 3/6 हो जाएगा जो कि 1/2 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू सही आ रही है, 1/2 आ रही है। और ये माइनस का 1/2 और ये कैंसिल होके ये दोनों ऐड होके मतलब 0 माइनस होके ये वैल्यू आ गई है 1 के इक्वल। तो इसको आप फेयर में लिख देंगे। ये तो इतना तो रफ़ का काम था हमारा, ये तो रफ़ का काम है। तो फेयर वाला यहाँ पर अपना इस कॉलम इस रो को कंप्लीट कर लें। ये वैल्यू पीछे हमने नीचे लिखा ली है 4 0 0, इनको यहाँ लिख लें, यानी 4 0 0 1/2 और -1/2 और 1। अब इसके बाद हम इस मिनिमम रेशियो, तो पहले हमें ये देखना होता है डेल्टा यानी नेट एवैल्यूएशन की, आगे नेट एवैल्यूएशन की वैल्यू कि आगे टेबल बनेगी भी नहीं बनेगी, यानी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है या नहीं मिला। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो बाकी हम बता चुके ये वैल्यू निकालना नहीं है। W3 के नीचे डेल्टा 3 की वैल्यू फाइंड करना है, W4 के नीचे डेल्टा 4 की वैल्यू फाइंड करना है। नेट एवैल्यूएशन है डेल्टा 3 की वैल्यू फाइंड करना है अगर आपको, तो C3 माइनस CV इंटू Y3 का यूज़ करेंगे। C3 के लिए ऊपर देख लिए कॉस इसकी 0 है, W3 के ऊपर ये वैल्यू होगी, C3 की वैल्यू होगी, और CV तो आपको मालूम है नया हो गया, पहले वाला ना लिखिएगा, ये CV के ये वाला इसको हमें रो में लिखना होगा जो कि है 2 1 0, और Y3 यानी इसमें भी नया कॉलम Y3 के यहाँ पर आप चूँकि Y ज़्यादा से यूज़ होता है, अब W आ गया वेरिएबल, तो W3 यहाँ पर W3 लिख लीजिएगा। तो W3 के लिए ये वाला कॉलम है उसको हम नोट कर देंगे, कॉलम बाई सी लिखेंगे 1/4 -1/4 और 1/2।
अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका जब इंटू इसमें करेंगे तो 1/2 आएगा, प्लस का साइन लगा दें, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 1/4 आएगा, और इसका इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का 1/2। रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता ही है, और एक ही रो एक ही कॉलम है तो इधर आगे बढ़ते जाएंगे, इधर नीचे बढ़ते जाएंगे, और करस्पॉन्डिंग इंटू करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। तो ये माइनस का 1/2 में से माइनस 1/4 करना है, तो 1/4 ही बचेगा लेकिन माइनस का। तो इस तरीके से डेल्टा 3 की वैल्यू -1/4 आ गई है। अब डेल्टा 4 की वैल्यू हमको और फाइंड करना है, C4 माइनस CB इंटू W4। C4 की वैल्यू देख लीजिए, W4 के ऊपर ये वैल्यू लिखी है यहाँ पर 0, और CB की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख दीजिए। CB की वैल्यू जो पहले वाली थी 2, 1 और 0, यानी इसी वाले लास्ट टेबल के बाद जो लिखी है, और यहाँ पर W4 की वैल्यू 1/4 और 3/4 और -1/2 ये लिख दें, और रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर दें, माइनस बाहर चल रहा है तो 1/2 हो गया, प्लस का 3/4 हो गया, और ये लास्ट वाला 0 की वजह से ये 0 हो गया। इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 + 3 यानी माइनस के 5/4 आ गया। इसको यहाँ पर जल्दी से लिख दीजिए, माइनस का 5/4, और देख लें ये तो 0 0 है और ये निगेटिव में, तो निगेटिव वैल्यू मिल गई लास्ट टेबल में, यानी थर्ड सिम्प्लेक्स टेबल में। इसका मतलब ये हुआ कि सारे अगर निगेटिव और 0 हैं, तो ये तो रफ का काम था, फिर में करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम कर सकते हैं, सिंस आल डेल्टा जे या तो जो है वो 0 हैं या 0 से छोटे यानी निगेटिव हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस इज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ऑफ द ड्वेल, यानी ये भी जो चल रहा है वो ड्वेल चल रहा है हमारा ये। सो हम अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें, यानी जो वेरिएबल हमें शुरुआत में थे, ये तो अभी हम लोगों ने चेंज करके ड्वेल में होता है, जो शुरुआत में थे वो प्राइमल थे, प्राइमल की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द primal can be obtained from, ये हम लिख दे रहे हैं, वैसे आप डायरेक्ट यूज़ करके लिख सकते हैं, फ्रॉम द रो ऑफ डेल्टा जे अंडर द कॉलम, क्योंकि यहाँ पर ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल ही इस्तेमाल हुए हैं, सिलेक्ट वेरिएबल्स, तो सिलेक्ट और सरप्लस से निकाले जाते हैं। हमारे जो इस क्वेश्चन में सरप्लस आए नहीं, सिलेक्ट ही आया, तो सिलेक्ट जो कॉलम है सिलेक्ट वेरिएबल्स, जो सिलेक्ट वेरिएबल या सिलेक्ट वेक्टर्स हैं उन वहाँ से निकाल लेंगे। बस लिखना होगा इस तरीके से, जैसे हम x1 लिख रहे हैं तो माइनस का साइन लेना होगा, और हमारी जो पहली वाली वैल्यू थी हमारे पास, चूँकि यहाँ पर 3 थे, x1 x2 x3, तो पहला हमारा जो करस्पॉन्डिंग आएगा जो सिलेक्ट वेरिएबल W3 है, तो W यहाँ पर डेल्टा 3 आएगा, और डेल्टा 3 की वैल्यू भी निकली है -1/4। इस तरीके से इसकी वैल्यू 1/4 आएगी। x2 निकालना है तो माइनस डेल्टा 4 लिखेंगे नेक्स्ट वाला सिलेक्ट वेरिएबल, और डेल्टा 4 की वैल्यू आई है माइनस के 5/4, तो प्लस का 5/4 हो जाएगा। और x3 भी है हमारा डिसीजन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू चूँकि हमने क्रॉस किया, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में वैल्यू जो होगी इसकी वो 0 ही होगी, तो इसलिए इसमें माइनस का होगा डेल्टा 5 और इसकी वैल्यू 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा ये आ चुका है। बस लास्ट स्टेप में हम जो हमारा प्राइमल फाइंड करना था कि मिनिमम z क्या होगा, जो वैल्यू हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो, और एक्चुअल में ये मैक्सिमम जो ड्वेल का मैक्सिमम होगा उसके बराबर होता है, और इसको निकालने के लिए आप प्राइमल का यूज़ कर सकते हैं या इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी शुरुआत में हम लोग जहाँ पर मिनिमम लिखा हुआ था उसका यूज़ करें, यानी इसको लिख लीजिए और इनकी वैल्यू डाल दीजिए। क्या था 10x1 प्लस का 6x2 प्लस का 2 टाइम्स x3। तब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, x1 की वैल्यू जो है वो 1/4 के इक्वल है, x2 की वैल्यू है 5/4 है, और x3 की वैल्यू 0 है, ये तो 0 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल होके आ जाएगा 5/2, ये 3/2
2 आ जाएगा। और एलसीएम चूँकि दोनों में 2 है ऊपर, अच्छा इधर लिख दें एक लाइन में पहले, तो 5/2 बचा हुआ है और ये 15/2 है, तो ऊपर तो 20 हो जाएगा, 20/2 2 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स होगा। ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।